हेलो। मैं डॉक्टर भुवन चंद्र पांडे। आज हम लोग 12th का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। हम ठोस अवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। ठोस अवस्था होती क्या है और इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है और एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है और लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है। तो जैसे कि हम ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं तो बहुत इजी चैप्टर है। केवल आपको अपनी एक जो कल्पना दृष्टि है वो बनाए रखनी है कि किस तरह से जो ठोस की आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं और किस तरह से उनका एक पैटर्न होता है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम ठोस अवस्था की बात करते हैं तो पिछली कक्षाओं में हम कुछ बिंदुओं पर पहले से आपका डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके होंगे। और उसमें जैसे सबसे पहली बात आती है आपकी पदार्थ, यानी आपका पदार्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत बेसिकली जब विज्ञान की शुरुआत होती है तो वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं इस बिंदु पे कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ, जैसा कि हम लोग सभी वाकिफ़ हैं कि पदार्थ जिस भी वस्तु का अगर कोई द्रव्यमान होता है या कोई आयतन होता है या स्थान घेरती है तो उन सब चीज़ों को हम पदार्थ में इंक्लूड करते हैं या उनको हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ को जब हमने क्लासिफाई किया तो हमने एक तो बात करते हैं हम कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की जब हम अवस्थाओं की बात करें तो हमने इससे पहले 11th की क्लास में पदार्थ की अवस्थाओं को डिस्कस किया है और पदार्थ की हमारे पास मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, जिनको हम पहला आपका ठोस सॉलिड, दूसरा आपका लिक्विड द्रव और तीसरा जो है वो आपका गैस। ये 3 आपकी पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो जैसा हम लोग 2 अवस्थाओं के बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो जब हम ठोस अवस्था की बात करते हैं या पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं तो हमें 2 चीज़ों का आपका ध्यान रखना होता है। एक तो कणों की ऊष्मीय गति, एक हम बात करते हैं कणों की ऊष्मीय गति पर, और दूसरी जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं जो कणों के बीच यानी अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल, इन 2 बिंदुओं पर हम बात करते हैं और इन 2 बिंदुओं की सहायता से हम ये कोशिश करते हैं कि जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनको हम लोग समझ लें। तो सबसे पहली चीज़ होती है कणों की ऊष्मीय गति, यानी जो भी है आपका पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से, यानी जिनको हम परमाणु या अणु कहते हैं, उनसे मिलकर बना है। तो एक्चुअल में उनका एक नेचर है, कणों का एक नेचर है कि वो आपका गति की अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे आपका ताप बढ़ते जाता है तो किसी भी पदार्थ के जो कणों की गति है उसकी जो गतियां हैं वो बढ़ जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय गति कहते हैं। तो जब हम पहली बात आपका ऊष्मीय गति पर आए तो हम ये देखते हैं कि जब आपका ठोस से लेके हम गैस तक जाते हैं तो ठोस से लेके गैस तक जो ऊष्मीय गति का मान है, ठोस में आपके सबसे कम होता है, द्रव में उससे अधिक होता है और गैस में आपका
सबसे अधिक होता है, यानी जो ऊष्मीय गति है वो आपका ठोस से गैस की तरह इंक्रीज करती है, जिसको आपकी ताप के समानांतर देख सकते हो कि हम जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने के साथ साथ कई पदार्थों में हमारी जो अवस्थाएं हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठोस से द्रव में आ जाती है और द्रव से गैस में आपकी चेंज हो जाती हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने बात की इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस की, यानी इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अंतः आणविक आकर्षण बल जो है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि गैस से हम जब ठोस की तरफ आते हैं, गैस में आपका अंतराणविक आकर्षण बल आपका सबसे कम पाया जाता है, द्रव में उससे अधिक पाया जाता है और ठोस में सर्वाधिक पाया जाता है। इसी अंतराणविक आकर्षण बल के कारण जो ठोस होते हैं वो आपका एक कॉम्पैक्ट मतलब काफ़ी नज़दीक नज़दीक आपके कण आ जाते हैं, यानी जो कणों की जो दूरी है या जो हम पार्टिकल या अणु मॉलिक्यूल की अणु और परमाणु की हम बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाते हैं और जिसके कारण जो ठोस है, ठोस का आकार आयतन आपका निश्चित हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। अगर ऊष्मीय गति का मान आपका अधिक होगा तो उसका अंतराणविक आकर्षण बल कम होगा। तो इसके आधार पर हम ठोस के कुछ आपके जो गुण हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं कि ठोस के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो ठोस के जब हम गुणों की बात करते हैं तो पहला जो गुण है वो आपका क्या है कि इसकी आकार और आयतन क्या है आपका निश्चित है। आकार आयतन आपका निश्चित होता है, आयतन निश्चित है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है इसकी कंप्रेसिबिलिटी की, ये आपके होते हैं दृढ़ होते हैं, मतलब आप अगर इसको दबाएंगे कंप्रेस करेंगे तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं वो गति में नहीं होते बल्कि आपका क्या होते हैं, अणु केवल अपने स्थानों पर, अणु में केवल क्या होता है, कंपन होता है, अणु में कंपन पाया जाता है। तो इस तरह से हम जो देखते हैं कि जो ठोस हैं वो आपके एक दृढ़ हैं, उनका आकार आयतन निश्चित है, उनके जो परमाणु या अणु की हम जब बात करते हैं तो वो गति करते हैं, लेकिन उनकी जो गति होती है वो केवल वाइब्रेशनल गति होती है, यानी केवल कंपन की गति होती है। तो हम लोग इस तरह से आपका ठोस को डिफाइन करते हैं। अब ये तो बात थी कि आपका ठोस की भौतिक अवस्था के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम बात करते हैं कि ठोस, यानी हमने भौतिक रूप से जो ठोस देखे, तो भौतिक रूप से हमने जब ठोस देखे तो हमने कई सारे ऐसे पदार्थ देखे जिनका आकार आयतन निश्चित था, लेकिन जब हम उसको और डिस्कस करेंगे और उनके गुणों को हम देखते हैं तो हम ठोसों को दो तरह के आपके ठोस पाते हैं। एक जो पहला ठोस है उसे हम कहते हैं आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस की हम बात करते हैं, और जो दूसरा हमारे पास ठोस होता है उसको हम एमॉर्फस सॉलिड या एमॉर्फस ठोस। तो जैसा कि हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, तो एमॉर्फस सॉलिड में जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपके एक वेल अरेंज्ड ऑर्डर में आपके होते हैं, यानी आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका या एटम आयन जो भी हैं वो आपके एक निश्चित पैटर्न में होंगे और निश्चित पैटर्न में उनमें आपका एक रिवीजन आपका पाया जाएगा इस टाइप से। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इनका जो पैटर्न है वो एक 3 डायमेंशन में, यानी त्रिविमीय में एक निश्चित पैटर्न में आपके पाए जाते हैं। एमॉर्फस सॉलिड की हम जब बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपका एक वेल अरेंज्ड ऑर्डर में जनरली सामान्यतया नहीं पाए जाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके अलग अलग ऑर्डर्स में आपके मिलेंगे, यानी इनका जो ऑर्डर है वो आपका वेल अरेंज्ड नहीं होगा। तो पहला पॉइंट इन दोनों के बीच आपका डिफरेंस ये था। दूसरी चीज़ जो हम बात करते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये होते हैं आपके लॉन्ग रेंज होते हैं, यानी इनका जो परास होता है वो काफ़ी दीर्घ होता है,
एमॉर्फस सॉलिड की हम बात करें तो ये आपके शॉर्ट रेंज आपके सॉलिड है, शॉर्ट रेंज सॉलिड है। यानी इसमें जो अगर कणों की रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति भी हम देखें कणों के पैटर्न की, तो वो बहुत छोटी आपकी पाई जाती है, बहुत कम तक आपका पाया जाता है। तो ये आपके शॉर्ट रेंज टाइप आपके इनकी जो रेंज होती है वो आपका शॉर्ट होती है। तीसरी जब हम इनकी जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसकी जो कटिंग प्रॉपर्टी है, कटिंग प्रॉपर्टी हम अगर बात करें तो अगर आप इसको चाकू से आपका सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे तो वो बिल्कुल एक शार्प वे से आपका कटेगा, और जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड है वो आपका शार्प वे से नहीं कटेगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपी नेचर के होते हैं, यानी इनमें एनाइसोट्रॉपस होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और एमॉर्फस सॉलिड आपका आइसोट्रॉपस होते हैं, यानी इनमें आइसोट्रॉपी आपकी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी की कि ये एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी है क्या। तो जैसे हम कुछ पर्टिकुलर गुण लेते हैं, जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या आपका कंडक्टिविटी है, मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी है, तो उसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने एक पर्टिकुलर इसका पैटर्न बनाया, तो हम इसमें जब कहीं से एक प्लेन पास करें, हमने ये आपका प्लेन पास किया, तो हम देखते हैं कि जो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो अलग अलग बिंदुओं पे और अलग अलग दिशा में अलग अलग आपका पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो गुण होता है उसको हम एनाइसोट्रॉपी, यानी जो उनका मैग्नीट्यूड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या अदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जब हम मैग्नीट्यूड अलग अलग पॉइंट पर आपका मेज़र करते हैं तो वो अलग अलग पाया जाता है। आइसोट्रॉपस के केस में जब हम यहाँ इसमें आपका कहीं से भी किसी प्लेन को आपका पास करते हैं, तो चूंकि इसके कण आपका लिक्विड के ज़्यादा पास हैं, यानी इनमें आपकी गति आपकी पाई जाती है। तो जब इनमें गति पाई जाती है तो उसकी वजह से जब हम इसके किसी भी प्लेन से काटने के बाद अगर आप मैग्नीट्यूड देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या अदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो सारे बिंदुओं पे, सारे पॉइंट पे एक समान ही आपकी पाई जाती हैं। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनाइसोट्रॉपस हैं और एमॉर्फस सॉलिड आपका आइसोट्रॉपी शो करते हैं, यानी आइसोट्रॉपस नेचर के होते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, यानी जैसे ही आप वाटर की अगर बात करें, आइस की हम बात करें, तो आइस का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर में आपका कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड है इसमें आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका शार्प नहीं होता है, नॉन शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपका इसमें पाया जाता है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट का नहीं पाया जाता। जैसे आप जनरली सामान्यतः आप हीट करें, प्लास्टिक को आपका हीट करें, पॉलीएथीन जो आती है घरों में, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको अगर आप हीट करें तो आप देखेंगे कि वो सीधे उसका एक कोई पर्टिकुलर ताप नहीं है, पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है कि जिसमें वो डायरेक्टली आपका मेल्ट हो जाए। तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका शार्प नहीं होता है। नंबर 6 जो इन दोनों में डिफरेंस है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज वी कॉल्ड ट्रू सॉलिड, यानी जो वास्तविक जो ठोस होते हैं वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आपका जो एमॉर्फस सॉलिड थे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो आपका लिक्विड से मैच कर रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड है वो आपका, उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी आपका कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी अति शीतलित द्रव भी हम इसको कहते हैं। तो अब हम लोगों ने इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में हमने आपका बात की कि किस तरीके से आपका जो एमॉर्फस सॉलिड है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड से आपका डिफरेंट है। तो इस डिफरेंस में हमने एक चीज़ देखी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़
यहाँ पे एक समझने वाला बिंदु है कि जैसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने बात किया, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपका NaCl हो सकता है, आइस यानी वाटर हो सकती है, आइस हो सकती है, या क्वार्ट्ज जो हो सकता है। ये आपके सारे जो हैं ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपके आते हैं। एमोर्फस सॉलिड में हम जब बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो आपका ग्लास है, प्लास्टिक्स हैं, सामान्य जो जनरल जो आपके प्लास्टिक आते हैं। हालांकि प्लास्टिक में आपका कुछ आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह भी हम लोग उनको देखते हैं, वो आगे की चीज़ें हैं। तो रबर है, ये आपका एग्जाम्पल है एमोर्फस सॉलिड के। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सोचने वाली जो बात है वो ये है कि क्या एमोर्फस और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो आपके मैटर का नेचर है या केवल आपकी स्टेट है। तो हम जब बात करते हैं तो एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके एक ही पदार्थ में आपका दोनों ही टाइप के आपके सॉलिड पाए जा सकते हैं। जैसे हमने अभी प्लास्टिक की बात की, तो प्लास्टिक की बात में हमने कहा कि सामान्य जो प्लास्टिक है वो हम एज ए एमोर्फस सॉलिड हम उसको बात करते हैं, लेकिन कई प्लास्टिक्स, कई पॉलीमर्स ऐसे हैं जो कि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं। तो इनका जो बनने का जो नेचर है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनका जो प्रिपरेशन है, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि कोई भी पदार्थ आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा या एमोर्फस सॉलिड बनेगा। तो वहाँ पे हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, सिलिका, SiO2। SiO2 के दो चीज़ें हैं, दो बनाता है, एक तो आपका ग्लास, कांच, और दूसरी जो चीज़ है वो है आपका क्वार्ट्ज। तो इन दोनों ही का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका सिलिका है। तो जब हम ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास हमारे पास एमोर्फस सॉलिड है, और जो क्वार्ट्ज है वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इनकी जो प्रिपरेशन है क्वार्ट्ज और ग्लास की, तो इनके प्रिपरेशन की वजह से जो ग्लास है वो आपका एमोर्फस सॉलिड में आपका चेंज हो जाता है और क्वार्ट्ज आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लेता है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो ग्लास है, ग्लास का फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, तो एनिलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा हम ग्लास का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें आपका लिक्विड सिलिका को बहुत तेज़ी के साथ उसका टेम्परेचर डाउन किया जाता है, यानी ताप कम किया जाता है, जिससे कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो वेल अरेंज्ड यानी एक सुव्यवस्थित क्रम में नहीं आ पाते हैं और वैसे ही आपके जम जाते हैं। तो जमने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वो का जो है वो आपका द्रव के साथ आपका मैच करने लगते हैं। जैसा हम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उनमें जो कांच के शीशे लगे होते हैं, तो उसके ऊपर वाला हिस्सा आपका पतला होता है और जबकि नीचे का हिस्सा आपका काफ़ी मोटा हो गया होता है, कि वो टाइम के साथ उसमें एक जो बहने की, जो द्रव की जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है। जबकि सिलिका आपका एक नॉर्मल प्रोसेस से बनती है, एक निश्चित क्रम में उसको हम आपका कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो जो सिलिका है वो आपका वेल अरेंज्ड फॉर्म में आ जाती है। तो ये था हमारा एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात की हमने। तो हम आगे इस चैप्टर में चूँकि क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका वास्तविक सॉलिड हम उसी को मानते हैं, वास्तविक ठोस हम उसी को मानते हैं, तो आगे हम वास्तविक ठोस पे ही आपका बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से हैं कि आपका कौन कौन से आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकते हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग उसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं कुछ एक क्वेश्चंस रिविजन्स के लिए आपका दे रहा हूँ।
सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि ठोस आपके दृढ़ क्यों होते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि जो ठोस है उनका आपका एक निश्चित आयतन क्यों होता है। और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो ग्लास है यानी जो कांच है उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ आपके सॉलिड हम लोग बताते हुए चल रहे हैं, तो उनमें से आपका कौन सा सॉलिड आपका एमॉर्फस टाइप का होगा और कौन सा आपका क्रिस्टलाइन टाइप का आपका सॉलिड होगा। तो सबसे पहला जो है वो हम लोगों ने लिया नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, शेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, कॉपर, रबर। तो इनमें से बताना है कि कौन सा आपका एमॉर्फस सॉलिड है और कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर आपका क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर हम 4 प्रकार से आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं कि आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो है आपका मॉलिक्यूलर यानी आणविक मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं आयनिक सॉलिड। जो तीसरा प्रकार है वो है आपका धात्विक या मेटेलिक सॉलिड। और जो चौथा टाइप आता है वो कहलाता है कोवलेंट सॉलिड या सहसंयोजी ठोस, कोवलेंट सॉलिड। तो ये 4 प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि उनका जो अंतरा आणविक आकर्षण बल किस तरह का आपका होता है। उस अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पे हम उसको आपका 4 क्लासेस में आपका कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को उसके अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर हम फिर से आपका सब डिवीज़न में क्लासीफाई करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका आता है वो आते हैं आपके अध्रुवीय सॉलिड, जिसको हम कहते हैं नॉन पोलर सॉलिड। दूसरा जो होता है वो होता है आपका पोलर सॉलिड यानी ध्रुवीय सॉलिड। और जो थर्ड आपका टाइप आता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी जिनमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाए, इस तरह के जो सॉलिड हैं उनको हम हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कही, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यानी जिनसे मिल के आपका क्रिस्टल बनता है, उसमें आपके परमाणु तथा अणु यानी एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका अणु है, मॉलिक्यूल्स है। अब बात आती है अट्रैक्टिव फोर्स की कि उनके बीच जो मॉलिक्यूल के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के हम जब बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉलिड की। तो नॉन पोलर सॉलिड में जैसे कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि केवल आपका कोई भी आपका ध्रुवीय आकर्षण बल काम नहीं करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपके अध्रुवीय नेचर के हैं। तो उनके बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल काम करते हैं वो होते हैं आपके कुछ डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनको हम परकीयन बल कहते हैं। यानी इसमें आपका जो फोर्स काम करेगा वो आपका डिस्पर्शन फोर्स होता है, जिनको आप वंडरवाल फोर्स या लंदन फोर्स भी हम कहते हैं, लंदन फोर्स।
ये नॉन पोलर जो सॉलिड है उनके आपका इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस। तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम अगर इसका एग्जाम्पल आपका लें तो जितने भी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपका आर्गन है, या आपका नाइट्रोजन है, या आपका ऑक्सीजन है, ये सभी इसमें आपका आयोडीन है। तो ये जो सॉलिड है, इनको अगर टेम्परेचर हम कम कर दें, ये जब ठोस अवस्था में जब आपके आएंगे तो इनके बीच जो अंतराआण्विक आकर्षण बल है वो आपका मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स की वजह से आता है, इसलिए हम इनको मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोस आपका कहते हैं। इनकी जो फिजिकल नेचर की हम बात करें अगर, तो फिजिकल नेचर में ये आपके बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत अधिक आपके क्या है, सॉफ्ट हैं। और मेल्टिंग पॉइंट इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत कम टेम्परेचर पर होता है। कंडक्टिविटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों ही कंडक्टिविटी हम अगर ले लें तो ये आपके इंसुलेटर होते हैं। ये ना तो आपका कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं कोई भी तरह की, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल हो या, क्योंकि इनमें आपका कंडक्टिविटी करने के लिए जिन भी आपकी कंडीशनों की आवश्यकता होती है वो आपका पर्याप्त नहीं होती है। दूसरा हम आते हैं पोलर में। तो पोलर का भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका मॉलिक्यूल ही है, लेकिन जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वह यहाँ पे आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आपका यूज होता है। दोनों के बीच डाइपोल होने की वजह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे आपका काम करता है। और ये भी जो इनका फिजिकल जो नेचर है वो आपका काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसमें जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड है या आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये इसके आपके एग्जांपल हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में होता है, तो इनको हम पोलर नेचर के होने की वजह से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हम इनको कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका भी काफ़ी लो होता है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ये बहुत ज़्यादा आपका लो शो करते हैं। इसका बहुत अधिक होता है, वेरी लो, इसके कंपेयर में इसका थोड़ा अधिक होता है, लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है। कंडक्टिविटी ये भी आपका इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं। तीसरा हम हाइड्रोजन बॉन्डेड आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड की हम बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा, और सॉफ्ट की जगह ये थोड़ा सा आपका हार्ड होते हैं। जैसे हम आइस की बात करें तो आइस आपकी काफ़ी हार्ड होती है, कम टेम्परेचर पे हम लोगों ने देखा है, तो ये आपके काफ़ी हार्ड होते हैं। तो एग्जांपल इसका सबसे बेटर एग्जांपल H2O है या हाइड्रोजन फ्लोराइड है। मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है, लो, और इंसुलेटर की तरह आपका एक्ट करते हैं। अब दूसरा आपका आता है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, सबसे पहले हम बात करें तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो होते हैं आपके आयंस होते हैं, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको आप कोलम्ब फोर्स, कोलम्ब का बल, या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इसमें आपका मौजूद होता है, जो कि आपका बहुत अधिक मैग्नीट्यूड का होता है, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। एग्जांपल में इनमें आप तमाम ले सकते हो, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है। ये आपके काफ़ी हार्ड नेचर के होते हैं, और साथ ही ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये है कि ये आपका भंगुर है, जो तोड़ने पे आपका सीधे टूट जाते हैं। तो ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। और कंडक्टिविटी की हम जब बात करें तो ये सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में इंसुलेटर की तरह आपका काम करते हैं।
इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट इन सॉलिड। बट लिक्विड में जब इनको आपका मेल्टिंग स्टेट हो या ये आपका वाटर में आपका डिसॉल्व है और एक्वस सॉल्यूशन में, दे आर गुड कंडक्टर दैट एक्ट एज कंडक्टर। ये आपका कंडक्टर की तरह है, यानी चालक की तरह आपका एक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की। तो मेटेलिक सॉलिड में हम लोगों ने देखा कि जो मेटल्स है उसमें पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन सी होता है। पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन सी होता है, जिसको आप डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हो। वो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माना जाता है। तो इसको आप मेटेलिक आयंस भी कह सकते हो, मेटेलिक आयन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस, जैसे हमने आयनिक सॉलिड में देखा था। लेकिन यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स होता है या अट्रैक्शन बॉन्ड होता है, वो होता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड इज अ क्लास ऑफ बॉन्ड जिसमें आपका जो धातु है वो धातु आयनों के रूप में रहते हैं, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको आपका कर्नेल सी थ्योरी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रॉनों से आपके धात्विक आयन जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ आपका जो धातु आयन्स हैं वो आपके अट्रैक्शन फोर्सेस में आपके बधे होते हैं। ये भी आपके काफ़ी हार्ड होते हैं, हार्ड के साथ मिलिएबल और डक्टाइल, मिलेबल एंड डक्टाइल नेचर के होते हैं। यानी इनको जब आप पीटोगे तो ये आपके टूटते नहीं, बल्कि ये आपका प्लेट चादर के रूप में आपका खिंच जाते हैं, और तन्य होते हैं। इनको आप तारों के रूप में आपका खींच सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा आपका हाई होता है, एक्सेप्ट मरकरी और कुछ और धातु हैं जैसे आपका जिंक है। इनको छोड़ के इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका बहुत अधिक होता है। कंडक्टिविटी की हम बात करें तो फेयरली हाई कंडक्टर होते हैं ये आपके, बहुत अधिक इनकी जो कंडक्टिविटी है वो पाई जाती है। ये आपका इलेक्ट्रिकल और दोनों तरीके से, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर्स की तरह आपका यूज होते हैं। हाई कंडक्टिविटी आपकी शो करता है, सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट में हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं। सबसे बाद में हम आते हैं कोवलेंट, और इसी को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दैट आर फेयरली एटम, इसके आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपके एटम्स हैं। इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आपका सहसंयोजी बॉन्ड होता है, जिसको आप कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड होता है। फिजिकल नेचर इनका काफ़ी अधिक आपके हार्ड है, और कुछ एक इसमें आपके एग्जांपल हैं जो आपका एज ए सॉफ्ट भी आपका ट्रीट होते हैं। जैसे आपका ग्रेफाइट है, तो दैट इज़ एक्सेप्शनल। ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट होता है। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट हाई है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन जस्ट लाइक ग्रेफाइट दैट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट्स। और कंडक्टिविटी की हम बात करें तो ये आपका इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर। लेकिन यहाँ पे भी जब हम बात करें तो इसमें जो एग्जांपल हमारे आते हैं वो आपका जैसे डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, या आपका ग्रेफाइट है, ये इसके आपके एग्जांपल हैं। तो जैसा कि आप ग्रेफाइट को देखते हैं तो ग्रेफाइट इनमें से थोड़ा सा अलग आपका प्रॉपर्टीज आपका शो करता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तुलनात्मक रूप से इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और लुब्रिकेंट्स की तरह से आपका यूज होता है।
दूसरी चीज़ इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, ये आपका इंसुलेटर की तरह नहीं बल्कि कंडक्टर की तरह आपका यूज होता है। ग्रेफाइट इज़ अ कंडक्टर। तो ये आपका एक जो नेटवर्क सॉलिड है यानी कोवलेंट सॉलिड हम इसको कहते हैं। तो इनके बीच जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो आपके अट्रैक्शन फोर्सेस आपके कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो अब हम इसमें से आपका कुछ क्वेश्चन आपका कर सकते हैं कि जैसे जो यहाँ पे जो जनरली हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि कुछ एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं और उनमें उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है उसके बेस पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यूरिया, अमोनिया, वाटर, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइट, आर्गन, सिलिकॉन कार्बाइड। इनमें से आप वर्गीकृत कीजिए कि कौन सा आपका किस कैटेगरीज का आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आपका यहाँ से लिया जा सकता है।